हमारे घर पे बहुत भयंकर डकैती पड़ती है, इसमें मुझे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और मैं 18 दिन लगातार कोमा में रहा। मैं शाम को जब सोता हूँ तो अपने अगले दिन का प्लान, मेरी आदत रही है, मैं अगले दिन का प्लान बनाता हूँ मुझे क्या क्या करना है। अमूल्या में बहुत सारी हर तरह की मीटिंगें हो रही हैं। मैं आपसे वादा नहीं, विश्वास के साथ कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आप सारी मीटिंगों को अगर सही से दिल के साथ जुड़ जाइए तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, किसी आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से अच्छा करना शुरू करिए, भविष्य अमूल्या में आपका अच्छा होगा। आप लोगों से अपनी बात जरूर कहें और हो सकता है उसी में से आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए। आप कल से शो द प्लान करें, आपके हाथों से आपकी तकदीर बदल जाएगी। नमस्कार साथियों, अमूल्यवाणी के इस नए पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जब सपने बड़े होते हैं और उन पे चलने का जज्बा जब बड़ा होता है तो आप सफलता को किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको पड़ाव को प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति की श्रेणी में आप आ सकते हैं जहां पर आप बाकी सभी लोगों से कुछ अलग दिखें। और ऐसे ही अलग और उत्कृष्ट दिखने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ आज इस अमूल्यवाणी के पॉडकास्ट में उपस्थित हैं और वो अपनी कहानी आपके साथ रखेंगे। इस कहानी में आप सीखोगे कि लाइफ में जब आप एक अचीवमेंट के साथ होते हो और उस अचीवमेंट के साथ जब आप दूसरी पारी शुरू करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्षमता होती है और किस तरीके से आप अपने आप को उसके अनुकूल बनाकर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जीवन आप बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कहानी को हमारे समक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं जौनपुर से श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, जो कि अमूल्या में जिन्होंने स्टार क्लब अचीव करा है और एक स्टार के तौर पर वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद प्रवीण जी। तो पांडे जी, उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक सुभाष चंद्र पांडे के नाम से ढंग से अवगत नहीं है, उनके लिए आपका परिचय क्या है और सुभाष चंद्र पांडे जी की जो प्रारंभिक जर्नी है, जो प्रारंभिक यात्रा है, वो कैसी? अरे मेरे तकदीर के कातिब, मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर टुकड़े पर अमूल्या हर्ब का नाम लिख देना, क्योंकि अमूल्या हर्ब को हिंदू भी करते हैं, अमूल्या हर्ब को मुस्लिम भी करते हैं, इसलिए इधर राम लिख देना, इधर रहमान लिख देना, इधर रहमान लिख देना। साथियों, बर्थ इज स्टार्ट ऑफ लाइफ, जन्म जीवन की शुरुआत है। ब्यूटी इज आर्ट ऑफ लाइफ, रिस्क एंड टेंशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, जोखिम और तनाव जीवन का एक अंग है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्री पांडे, नाउ दिस टाइम हेल्थ इज हार्ट ऑफ लाइफ, हार्ट ऑफ लाइफ, हार्ट ऑफ लाइफ। इसमें स्वास्थ्य जो है जीवन का एक मुख्य बिंदु है। आज मुझे पॉडकास्ट में अमूल्या ने सौभाग्य प्राप्त किया है और मैं अपनी आज हिस्ट्री आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। साथियों, मैं सुभाष चंद्र पांडे जनपद जौनपुर का निवासी हूँ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैं 1977 में हाई स्कूल किया, उसमें मैं जनपद जौनपुर में हाई स्कूल टॉप में रहा। मेरे सपने बड़े थे, बहुत कुछ करने की तमन्ना थी। फिर इंटर मैंने पढ़ाई किया, इंटर भी जो है मैंने टॉप किया। फिर मैंने ग्रेजुएट में एडमिशन लिया, ग्रेजुएट में भी मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, टीडी कॉलेज में टॉप रहा। इसके बाद साथियों सपने बड़े थे, कुछ करने की तमन्ना थी, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, बड़े बड़े जॉब करने की तमन्ना थी। लेकिन साथियों, आदमी सोचता कुछ है और घटना कुछ हो जाती है। इसी बीच 18 जून 1980 को एक घटना हमारे सामने घटित होती है जो मेरे जीवन को बदल कर रख देती है। हमारे घर पे बहुत भयंकर डकैती पड़ती है, इसमें मुझे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और मैं 18 दिन लगातार कोमा में रहा और किसी तरह मैं 18 दिन होश में आया। मैं बच तो गया, 3 साल लगातार बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें परिवार भी आ गया था, ठीक हो गया, बच्चे भी हुए। तो हमने कहा उनकी पढ़ाई लिखाई, परिवार चलाना, बहुत सारी समस्याएं थी मेरे सामने। और परिवार तो लंबा था और हमारे पिताजी के जो भाई थे वो लोगों ने हमारे परिवार में उसमें अलग बिलग हो गए, मेरे सामने समस्याएं और आ गई। फिर मैंने क्या किया, ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई जारी रखा। मैंने LLB किया और LLB करने के बाद और मैं एक जॉब बैंक में नौकरी भी मिलने लगी। उसमें मेरी तनख्वाह थी 3376 रुपये, जब एक अध्यापक 150 रुपये पाता था। लेकिन स्वास्थ्य इतना खराब था क्योंकि गोलियां बहुत ज़्यादा लगी थी। ठीक तो हो गया था लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था, सो मैं नौकरी कर नहीं पाया, मुझे नौकरी छोड़ देना पड़ा। इसके बाद 2005 में मैं नेटवर्क में जुड़ा, लेकिन नेटवर्क में भी थोड़ा बहुत किया, मैं करता रहा, थोड़ा आगे बढ़ा क्योंकि परिवार को पढ़ाना था, बच्चों को, क्योंकि नेटवर्क ऐसा बिजनेस है इसमें मेहनत कम करना पड़ता है और फायदे ज़्यादा हो जाते हैं। तो जॉब में क्या है, रेगुलर जाना पड़ेगा, रोज़ काम करना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है। यहाँ समस्या नहीं थी, मैंने इसको चुना, कुछ काम किया, कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा। लेकिन हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ये आया
कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके किसी तरह पढ़ा लिखा सरकारी जॉब में आ गए। उसी समय मैंने अखबार की स्थापना किया, एक राष्ट्रीय अखबार की स्थापना किया जो आज पूरे देश में बहुत रीराम टोडे के नाम से मशहूर है। सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में जो है कि उतार चढ़ाव रहे, और उतार चढ़ाव के बाद जिंदगी के उस पड़ाव में, जिस पड़ाव में लोग आराम करने की बात करते हैं, उस पड़ाव में आपने एक अखबार की स्थापना करी जिसके बारे में आपने बताया। आपका अमूल्या से जुड़ना, सबसे पहले तो कब और क्यों आप अमूल्या से जुड़े, ये जो सवाल है ये मेरे साथ दर्शकों का भी सवाल आपके लिए रहेगा कि कब और क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसको देखकर आपको लगा कि अमूल्या से जुड़ना आपके लिए सही रहेगा। 2018 में बनारस में कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बनारस में ऑफिस नहीं खुली थी, जिसमें हमारे CMD आदरणीय मनीष मारवाह जी गए हुए थे, कुछ लीडर भी आए हुए थे। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। मैं भी कुछ साथियों के साथ यहाँ पर गया था और मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मुझे वास्तव में बता दें कि मुझे उसमें कोई अच्छा बहुत नहीं लगा। लेकिन मैं दीक्षित जी करने की वजह से मैं अमूल्या में जुड़ गया। पहले होता था क्या, बनारस ब्रांच में एक सिस्टम था, कोई आदमी 5,000 10,000 व्यवसाय करता था, उसको फोटो लगा देते थे ब्रांच पे ऑफिस खुल गया। फिर भी मैंने उसमें 30-35 हज़ार का व्यवसाय किया। लेकिन चूंकि हमारे सामने मेरा मुख्य लक्ष्य अखबार था और डायरेक्ट सेलिंग मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुझे लगता था कि इससे हमारा ईगो हर्ट करता था और मैं काम नहीं कर पाता था। लेकिन दीक्षित जी फ़ोन करते रहे, मैं उनको बहकाता रहा, उनके फ़ोन को बंद करता रहा। लेकिन दीक्षित जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँ दीक्षित जी, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने बराबर मुझे फ़ोन करते रहे, संपर्क मेरे बनाए रहे। मेरे कार्यक्रमों में, शादी ब्याहों में और तमाम कार्यक्रमों में मेरे आते रहे और मुझसे कहते रहे अमूल्या करिए पांडे जी। एक दिन मैं ब्रांच में गया और ब्रांच सोचते मेरी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, मैं ब्रांच में बैठा हुआ था। तब मैंने वास्तव में 8 साल बाद मैंने पूछा इसमें क्या क्या होता है। तो उन्होंने कहा 50,000 करने पर मैनेजर हो जाता है। मैंने वही एक लाइन सुना, 50,000 करने पर मैनेजर हो जाता है। और मैंने क्या है, तुरंत ही अपने बेटे को फ़ोन किया, 50,000 मेरे अकाउंट में आ गया। मैंने 50,000 की दवाई खरीद लिया और मैं मैनेजर हो गया। लेकिन मैं जब घर पहुँचा तो सोचा इतनी दवाई लाकर मैं करूँ क्या, ले तो लिया लेकिन करूँ क्या। फिर मैंने सोचा ठीक है, इसमें कुछ दवाइयाँ मैं बेचूँ, कुछ इष्ट मित्रों को दे दूँगा, अपना खाएंगे। दीक्षित जी की बात रह गई, अब मैं जुड़ भी गया। लेकिन साथियों, मैं उसकी दवाइयों को चूँकि लिया था तो कुछ खुद खाया, कुछ अच्छा भी लगा, ठीक ठाक हुआ। तो मैं बता दूं, पहली बार मैंने दीक्षित जी को फ़ोन किया हूँ, पहली बार, दीक्षित जी आपकी दवाइयाँ बहुत काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि एक मैनेजर मीटिंग है, उसमें आ जाइए। उस मैनेजर में मीटिंग में गया, वहीं से मेरा जीवन का बदलाव शुरू हुआ। ऐसा क्या हुआ उस मैनेजर मीटिंग में कि एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने में अपनी शान शौकत में गुस्ताखी समझते थे जी, जिनको ये लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग उनके लेवल की नहीं है जी, या अमूल्या उनके लेवल की नहीं है, उस व्यक्ति को उस मीटिंग में ऐसा क्या मिला कि जिसके बाद आज वो इस क्लब के हिस्सेदार हैं और वो आज पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। जी साथियों, पहला मैनेजर हुआ था, उस मैनेजर की मीटिंग रखी गई, बनारस होटल में मीटिंग रखी गई थी। मैं भी वहाँ जाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था और उसमें आदरणीय मनीष मारवाह जी CMD आने वाले थे। ये बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था। मैंने सोचा चलो मनीष मारवाह जी से, आदरणीय मनीष मारवाह जी से जो इस कंपनी का मालिक हैं, CMD हैं, उनसे मैं मिलूंगा और उनसे जानकारी लूँगा। हो सकता है कि हमारे किसी काम जानकारी मिल जाए करूँ। साथियों बता दें, उसमें सब पहले मेरी टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं उस मीटिंग में जैसे गया, सामने बैठने की कुर्सी लगी हुई थी। चूँकि मेरा ईगो था, मैं अपना अखबार का मालिक भी था, संपादक था, प्रकाशक था, मैं जाके पहली लाइन कुर्सी बैठ गया। एक आदमी लीडर, जो बड़े लीडर हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने आया, कहा पांडे जी आपसे क्षमा चाहते हैं, आप पीछे बैठ जाइए क्योंकि ये स्टार वालों के लिए है। तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आज जिस आदमी के सामने DM भी नहीं ऐसा बोलते, SP भी नहीं बोलते, आज एक सामान्य आदमी पता नहीं क्या स्टार होता है, कह रहा है कि आप पीछे बैठ जाइए। हमने सोचा मनीष मारवाह के सामने मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन साथियों बता दें, उस मीटिंग में आदरणीय मनीष मारवाह जी की 2-3 बातें हमको इतनी जमी। मैंने उसी समय, उन्होंने एक पहले बात कहा था कि मैं चाहे मुझे कितना नुकसान हो जाए, मैं दवा से समझौता नहीं करूँगा। मैं प्रोडक्ट जो बनाऊँगा वो अच्छी क्वालिटी का बनाऊँगा, अपनी देख रेख में बनाऊँगा और अपने निगरानी में बनवाऊँगा। ये बात मुझे बहुत जची। दूसरी बात उनकी जब जची, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और उन्होंने जो कहा उसमें आज भी उस पर कायम है और मुझे ये भी आदमी की बहुत जमी। तीसरा जो है, उस लीडर की बात मुझे लगी थी और मैंने निर्णय किया था कि अगली बार जब आऊँगा तो स्टार करके मीटिंग, और मैं बता दूँ बनारस ब्रांच में मीटिंग हुई, स्टार करके मैं जब बोलना शुरू किया तो हमारे बड़े सीनियर आफ्ताब हुसैन अंसारी जी ने कहा, पांडे जी 15 मिनट हो गया। हमने कहा आज मुझे मौका मिला है, मेरी आवाज़ को मत रोको, मुझे बोलने दो। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बोला
और क्योंकि जब बात लग जाती है तो मुझे बात लग गई कि मुझे भी स्टार करना है और स्टार करके पहली पंक्ति में बैठना है। और मुझे बात लगी, मैं स्टार करके उसी महीने मैंने स्टार किया। और जब से स्टार किया 1-2 महीना तबीयत खराब हो गई थी, छोड़ करके मुझे कोई ऐसा महीना नहीं है मेरा स्टार क्लब नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। कभी कभी आपका ईगो जब भारी हो जाता है और कभी कभी वो जब आपको ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और ये चीज़ें आज देख भी रही हैं कि पांडे जी को जिस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज उनके थे, क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और उनको जब ये चीज़ों के बारे में इस तरीके से पता लगा तो उनको समझ में आया कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों। और इसको सबसे अच्छी बात, क्योंकि ईगो हमेशा आपकी जड़ें निकालने का काम करता है जब वो गलत रास्ते पर जाए। लेकिन जब पांडे जी ने एक सही रास्ता चुना और सही रास्ते को चुनकर बड़े आसानी से उन्होंने अपने ईगो को यूटिलाइज करके एक बेहतर काम करा, तो आज वो आपके और हम मेरे सामने यहाँ पर इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। पांडे जी, बात तो इन सब की है, लेकिन हम इसको अगर असाइड रखें, आपने बार बार हेल्थ की बात करी है, आपने बार बार स्वास्थ्य की बात करी है। आप जब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो अमूल्य हब्स का एक प्रोग्राम जो बार बार मेरे जहन में आता है वो है स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो आपके बहुत सारे एडमिशंस हमने देखे हुए हैं, आपने बहुत सारे एनरोलमेंट इस प्रोग्राम के अंदर कराए हुए हैं। क्या लगता है आपको ये स्वास्थ्य मित्र, और साथ में जो एमडी सर का विजन है कि भारत के हर एक घर में एक स्वास्थ्य मित्र होना चाहिए, और ये स्वास्थ्य मित्र जो है वो हर एक महिला को और हर एक उस रिटायर्ड व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने जिंदगी के उस पड़ाव में है जहां पर वो कुछ दूसरी पारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके दृष्टिकोण में स्वास्थ्य मित्र किस तरीके से काम करता है? सच कहूँ तो स्वास्थ्य मित्र अमूल्य के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग काम करते थे और क्योंकि यह प्रोडक्ट जो है और बेस से संबंधित है, इसलिए इसको बेचने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कि स्वास्थ्य के विषय में कुछ जानता हो। अक्सर तमाम ऐसे बहुत सारी कंपनियों में लोग बगैर जाने हुए दवा प्रोडक्ट को बेचते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हो। लेकिन जब मनीष मारवाह जी ने स्वास्थ्य मित्र का कोर्स लाए, उस समय बता दें वास्तव मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने उसी महीने, क्योंकि मैं कोर्स पहले था लेकिन प्रचार प्रसार कम हुआ था, और जब मैं जुड़ा था उसमें मैंने पहले महीने ही 5 एडमिशन करवाया, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने सोचा कुछ लोग तैयार करेंगे जो अपनी घर के जब समस्याओं को दूर करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी दूर करेंगे। और स्वास्थ्य मित्र ही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो हमें हमारे अमूल्य को और सभी से अलग करती है। और वास्तव में बता दें, स्वास्थ्य मित्र बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हम सभी के जीवन के लिए, हम जितने भी अमूल्य से जुड़े हुए सभी के लिए, क्योंकि इसमें भी जो भी स्वास्थ्य मित्र कोर्स करेगा वह लोगों को स्वास्थ्य करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जानकारी हासिल करेगा, और जानकारी के बाद और जब वह काम करेगा तो प्रोडक्ट को भी अच्छा बेचेगा, लोगों को ठीक भी करेगा। क्योंकि स्वास्थ्य मित्र एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर है, और हम तो कहेंगे कि ये वास्तव में चलता रहेगा। और इस समय स्वास्थ्य मित्र का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य मित्र आज जो कंपनी का 80 लाख का प्राइज आया हुआ है उसमें स्वास्थ्य मित्र की ही सहायता से उस प्राइज को जीता जा सकता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है कि उस बड़े प्राइज को जीता जा सके। हमने भी स्वास्थ्य मित्र से ही मेरा जो है पहला प्राइज जो होता है मिक्सर ग्राइंडर, मैं बहुत पहले ही शुरुआत में ही मैंने प्राप्त कर लिया, उसका पैसा भी मेरे अकाउंट में आ चुका है। पांडे जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आपकी हेल्थ के बावजूद भी आपने मकाम हासिल करा। इस मकाम को अगर हम शुरुआत से देखें जहाँ से आपने सफलता की दर स्टार्ट करी है, तो हर एक सफल लीडर जब भी अपने काम को शुरू करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं शुरुआत, क्योंकि वो एक साधारण सी शुरुआत होती है, लेकिन उसके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो बहुत बड़े भी होते हैं। तो आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस क्या थे और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करा, कैसे आपने उन चैलेंजेस के ऊपर अपनी विजय हासिल करी? साथियों, मेरे सामने बहुत समस्याएं थी, मेरे पास बहुत सारे वर्ग थे, मुझे में उसमें करना था, अमूल्य को भी सफल करना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने दिनचर्या को मैंने बांटा। मैं शाम को जब सोता हूँ तो अपने अगले दिन का प्लान, मेरी आदत रही है मैं अगले दिन का प्लान बनाता हूँ मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे लगभग 5 से 6 घंटे अखबार देने होते हैं। सो मैंने ऐसे कुछ लोगों को अपने अखबार में नियुक्ति करी जो उस हमारे काम को कर सकें, मेरा समय बच सके, ताकि अमूल्य में अपना समय दे सकूं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का मैंने एक चीज़ अनुभव किया साथियों, अपनी बात जब तक लोगों से कहोगे नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मैंने खुद परिणाम भुगता है कि मैंने 1-2 लोगों से कहा, उसका परिणाम आज अच्छा निकला, क्योंकि वो सब MD सर्जन थे। मैंने सोचा इनसे मैं कैसे कहूँ, कैसे हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन जब मैंने कहा तो उन्होंने काम शुरू किया। और आज डॉक्टर MP यादव जो जौनपुर के माने जाने
800 सर्जन हैं, उनकी एक बात मुझे यह लगी अच्छी। उन्होंने कहा, पांडे जी मैंने आपकी प्रोडक्ट लिया और मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपसे मेरा व्यवहार है, वास्तव में आपका प्रोडक्ट काम करता है इसलिए मैंने लिया। उनकी वो शब्द मुझे प्रोडक्ट काम किया कि जब इन्होंने प्रयोग करके बताया कि दवा काम, मेडिसिन प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, अच्छा लोगों को दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी लोगों को दें। फिर मैंने लोगों को देना शुरू किया। आज मैंने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया है और क्योंकि जानते समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। हर अच्छे इंसान को अपने उस समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, उस समस्याओं के हिसाब से अपने योजना को बनानी चाहिए, क्योंकि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी बरसात होगी, कभी ठंडक होगी, कभी गर्मी होगी, समस्याएं तो हमेशा आती रहती हैं। कभी कोई बीमार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। उसी से अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को लेकर के आप अपने योजना को बनाइए। हम भी बनाते हैं उस योजना, हमने अपना योजना बना लिया है और आप भी अपनी योजना को बनाइए। सबसे पहले आप डायरी लिखो, मुझे क्या करना है। अगर आप क्योंकि जानते हैं अंग्रेजी का अंतिम अक्षर है जेड। जेड का मतलब होता है जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है चरम बिंदु, निष्कर्ष, परिणाम। उसके पहले का अक्षर वाई, आपको परिणाम तभी मिलेगा जब बाकी आप उसके पहले के जितने भी अक्षर ए बी सी डी ई एफ जितने भी शब्द हैं उसका पालन करोगे। हाँ, आज मुझे यार समय नहीं है हर शब्दों का मैं विश्लेषण कर सकूं, हर शब्दों की व्याख्या कर सकूं। हाँ, उसमें से कुछ जरूरी शब्द हैं जो अपने आप के डायरेक्ट स्पेलिंग में बहुत ज़रूरी है। उसका पहला शब्द है ए फॉर होता है एम, लक्ष्य। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, जब आपके पास आपका उद्देश्य नहीं होगा, आप किसी भी काम को जेनिथ तक, जेड तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि उससे पहले शब्द वाई फॉर यू, आप जेनिथ तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा, लक्ष्य आपका सटीक होगा, लक्ष्य आपका अच्छा होगा। उसके बाद का शब्द है बी, ये भी आपके डायरेक्ट स्पेलिंग बहुत जरूरी है। बी फॉर बेटर, आप बेहतर करिए। आपने इस महीने में आप मैनेजर लेवल हुआ है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगले महीना सुपर मैनेजर करिए, उससे बेहतर करिए। सबसे पहले अपने से बेहतर करिए, फिर अपने लोगों से बेहतर करिए, फिर अपने प्रदेश से बेहतर करिए, फिर अपने देश से बेहतर करिए। आप हमेशा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आपको जेड मिलने में कोई रोक नहीं सकता। तीसरा शब्द है सी, ये भी आपके डायरेक्ट स्पेलिंग में बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर आत्मबल नहीं होगा, आपका जो है आत्मबल जागृत नहीं होगा, तब तक किसी भी काम को कर नहीं सकते। वो आत्मबल तभी जागृत होगा जब इसी का एक अक्षर है के फॉर नॉलेज। अमूल्य में, अगर अमूल्य में भी काम करना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और साथियों, बताते हुए खुशी हो रही है, आज अमूल्य में बहुत सारी हर तरह की मीटिंगें हो रही हैं। मैं आपसे वादा नहीं, विश्वास के साथ कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। आप सारी मीटिंगों को अगर सही से दिल के साथ जुड़ जाइए तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, किसी आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने मीटिंग से आज मेरे इतने समय व्यस्त समय को देखते हुए भी मैंने आज तक कोई एक मीटिंग नहीं छोड़ी है। हर मीटिंग ज्वाइनिंग किया है, उसी के बदौलत आज मुझे कुछ सफलता मिलने का चांस बढ़ गए हैं। तीसरा इसमें डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन क्या, काम करना अलग बात है, लेकिन उसके सिस्टम को फॉलो करके, अमूल्य का सिस्टम क्या है, हर चीज़ का सिस्टम क्या है, अमूल्य का सिस्टम है या स्वास्थ्य सिस्टम क्या है, उसके सिस्टम को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे तभी आप जेड को मिल पा सकता है। इसके बाद इसी का एक शब्द है पी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। आप सकारात्मक सोच के साथ अमूल्य में करिए 5 चीज़ों को लेकर के। पहला क्या, भूतकाल को भूल जाइए, आप असफल रहे कोई बात नहीं, भूतकाल को भूल जाइए, आज से अच्छा करना शुरू करिए, भविष्य मूल्य में आपका अच्छा होगा। दूसरा, असफलता की एक सीमा होती है कि आप असफल होकर घर बैठ जाओगे, लेकिन सफलता की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना मूल्य में आगे बढ़ सकते हो। तीसरी बात, अगर आप मूल्य में करना चाहते हो, आप आज से तन मन और धन के साथ और पूरी जानकारी के साथ अमूल्य में आज से लग जाओ और अपने 5 साल अमूल्य में सिस्टम के साथ फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ो, आपको जेड मंजिल आपको मिल जाएगी। चौथा, इफ यू थॉट, यदि आप सोचते हैं दैट यू कैन नॉट डू योर वर्क विथ लव, आप अपने कार्य को प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते, देन बेटर फॉर यू, तो आपके लिए अच्छा है रिजाइन अमूल्य को छोड़ दीजिए। ये करना चाहते हैं तो टॉप में करिए, 5 साल लक्ष्य बना के करिए, आपको जेनिथ मिलेगा
यह हम नहीं कर रहे हैं, यह इसका सिस्टम है, सिस्टम कर रहा है। सर आपने ना बहुत अच्छे तरीके से आपने अल्फ़ाबेटिकली आपने लोगों को बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला से सीखनी चाहिए, और उसमें A for एम से लेकर आप कैसे जेड तक पहुंच सकते हैं और वहां पर अपनी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन उपलब्धियों के बीच में आपने उससे पहले एक चर्चा में आपने एक शब्द का आपने चयन करा, और वो शब्द है आपकी दिनचर्या को किस तरीके से आप मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं या दर्शक आपकी दिनचर्या जानना चाहें, अगर वो जानना चाहें कि सुभाष चंद्र पांडे जी का एक दिन पूरा किस तरीके से होता है, तो उस पूरे दिन में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप हर दिन बिना किसी शर्त के और उनको करते ही करते हैं, मतलब वो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप परमानेंट करते हैं? पहला काम, मेरा एक आदत है कि मैं जो किसी को बताता हूँ उसको करने का प्रयास भी करता हूँ। सबसे पहले मैं दोपहर तक यह प्रयास करता हूँ कि मेरा कम से कम 1000 रुपये की प्रोडक्ट बिक जाए, क्योंकि उसका कुछ कारण है जो यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकता कि मुझे 1000 का प्रोडक्ट डेली बेचना ही बेचना है, क्योंकि जब तक 1000 प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे हमारी अवस्था पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं 1000 रुपया पहले प्रोडक्ट बेच देता हूँ, तब प्रॉफिट सोचता हूँ प्रॉफिट कितना आएगा। दूसरा मैं काम जरूरी करता हूँ, मेरा जो तो कुछ ज़रूरी काम है, सामाजिक कार्य और अखबार का कार्य, उसको मैं करता हूँ। तीसरा जो है, मैं कम से कम डेली 5 लोगों को फ़ोन, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जा नहीं पाता, मैं फ़ोन कॉल, मैं 5 शाम को जो एक दिन पहले प्लानिंग बनाता हूँ, 5 लोगों को फ़ोन कॉल करता हूँ। उसमें कुछ नए ज्वाइनिंग के लिए होती हैं। जब से नई प्राइज आई हुई है 80 लाख की, तब मैं ज्वाइनिंग का कॉल कुछ बढ़ा दिया हूँ, और मैं कॉल 5-6 कॉल डेली करता हूँ, और इसके बाद 1 लोगों से मिलने का भी प्रयास करता हूँ। क्योंकि जानते हैं, जब तक हम डेली कुछ न कुछ कार्य नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाएगा। और कुछ समय निकाल करके मैं अमूल्या में अपना समय को आगे बढ़ा रहा हूँ, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे मैं अमूल्या में समय बढ़ाऊँगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो समय भी बड़ा चाहिए, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं, जुड़ता कौन है? जो अपने होते हैं। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि हम अपनों से कहते नहीं, और अपनों से कहना चाहिए, अपनों से अपनी बात शेयर करना चाहिए। और जब आपकी एक लेवल, एक सफलता मिल जाती है, तो अपने जो आपके निगेटिव आपके सोचते हैं, वो भी आपसे संपर्क करना शुरू करते हैं। ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में होता है, और ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। क्योंकि जानते हैं, एक सफल इंसान वही होता है जो हर सड़क पे स्पीड ब्रेकर होता है, लेकिन वहाँ 2 लोग गाड़ी लेके जाते हैं। एक आदमी जाता है, गाड़ी अपना धीरे करता है, स्पीड ब्रेकर क्रॉस करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन असफल व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, दुनिया की माथापच्ची करता है, यहाँ सरकार ने स्पीड ब्रेकर क्यों बना दिया, यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ बनाना है तो बहुत हमारा स्पीड कम कर दिया है, तमाम उस पर टिप्पणी करता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति अपनी गाड़ी को आवाज़ धीमा करेगा, आगे बढ़ जाएगा और लक्ष्य तक जल्दी पहुँच जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी लक्ष्य को बनाइए और डेली करिए, समय निकालिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आपका समय हो, आप इसमें शो द प्लान। जब तक आप प्लान नहीं शो करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपनी बातें लोगों को शेयर से करोगे, अपने खास लोग, इष्ट मित्र, नात रिश्तेदार जो आपके जानने पहचानने हैं, पहले उनकी बातों, आपकी बात वही मानेंगे, पहले उनसे संपर्क करो, अपनी बात बेधड़क दिल खोल कहो। नहीं तो हमारी तरह, जैसे मैं कभी किसी से कहता नहीं था, आज जब कह रहा हूँ उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। आप लोग भी अगर अमूल्या में काम कर रहे हैं, तो आपसे भी मेरा आग्रह है, आप लोगों से अपनी बात जरूर कहें, और हो सकता है उसी में से आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए, आप करियर बदल दे। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी ज़्यादातर टीम जो है वो गांव के एरिया से है, और यूपी में गांव की हालत कैसी है वो सबको पता है। एक नज़रिए से अगर मैं या कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति नया अमूल्या से जुड़ रहा है, सबसे पहले तो वो ये जानना चाहता है कि गांव में व्यापार करने की सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या होती है, जिसको आप गांव में व्यापार करने के लिए आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक नया व्यक्ति अगर गाँव में व्यापार करना चाहता है, तो वो उस ताकत का, उस मौके का फ़ायदा कैसे उठा पाए? सबसे पहले गांव में बड़ी है कि आपको जानने वाले ज़्यादा होते हैं, आपके परिचित ज़्यादा होते हैं, आपके रिश्तेदार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहां आप रहोगे वहीं होंगे। तो आप सबसे पहले उनको अपनी बात कहें, उनको किसी प्रोडक्ट के विषय में, किसी काम करने के विषय में, आप कैसे कौन काम कर सकता है, कौन प्रोडक्ट रख सकता है, उसका वर्गीकरण करें, उसको अलग अलग लिस्ट बनाएं,
और अपने उन सारे संबंधियों को, अपने इष्टों मित्रों को एक बार जरूर कहें, चाहे वो काम करे या ना करे, और वहीं से आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा जो आप सफलता दे जाएगी। चलिए सर, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे पहली चीज, केवल एक चीज जो आपको लगती है कि ये बहुत जरूरी है, वो क्या हो? कमिटमेंट। लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे पहला जरूरी जो है, आप कमिटमेंट जो करें, दो सोच विचार, भूत भविष्य वर्तमान सोच करें उस कमिटमेंट में, और दूसरी जानकारी। पहला कमिटमेंट, दूसरी जानकारी, तीसरा आपका कार्य कुशलता। तीनों मिल करके आपको लक्ष्य को, और जो भी कमिटमेंट आप लक्ष्य बनाओगे वो अपने दायरे में ही बनाओगे, और अपने दायरे में बनाओ जहां आपका दायरा हो, जहां आप कर सकते हो। सबको अपना दायरा मालूम होता है, हो सकता है उसी में अगर आप 100% कर सकते हो, 60% कर सकते हो, 50%, 50% से कम तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो आपका दायरा होगा उस दायरे में अगर लक्ष्य बनाओगे तो आपको 50% का रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, और अच्छे आप बनाओगे तो 100%, 60%, 70% का मिल सकता है। चलिए, तो सर ने कहा है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले कमिटमेंट हो गया, दूसरी चीज़ आपकी नॉलेज हो गई, और तीसरी चीज़ आपकी है वो है आपकी कार्य कुशलता, यानी कि वर्क की एबिलिटी। सो इन सारी चीज़ों के बाद सर, क्योंकि समय की एक सीमा है और हमें आपसे बात करने के लिए हमें लगता है कि अभी विराम थोड़ा सा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे जाते जाते उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपने दर्शकों को देना चाहते हैं जिससे वो भी सफल होकर उस पड़ाव से इस पड़ाव पर आ पाए, तो क्या एक ऐसा मैसेज होगा? देखिए, आपको अगर अपना पड़ाव चेंज करना है, सबसे पहले आप, उसका एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी बिगड़ी हुई हर बात संवर जाएगी, हर एक आह मधुर गीत में बदल जाएगी। आप कल से सो द प्लान करें, भगवान की सौगंध, आपके हाथों से आपकी तकदीर बदल जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया सर। मतलब एट द एंड जाते जाते सर ने यही बताया कि शो द प्लान इज द की। थिंकिंग से बड़ा सोच सकते हो, आप उसको कर सकते हो, बट वो थिंकिंग से अगर आपको रियलिटी तक के फेज में जाना है तो उसके लिए आपको एक्शंस की ज़रूरत है। तो आज के कन्वर्सेशन में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ये कन्वर्सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। एक व्यक्ति जिसने बहुत अपनी कम उम्र में बहुत हिंसा देखी, और हिंसा देखने के बाद आज वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को लीड कर रहे हैं, अपने तरीके को लीड कर रहे हैं, और ज़िंदगी के उस पड़ाव में, जिस पड़ाव में लोग दूसरी पारी खेलने की तैयारी करते हैं, उस पारी को इन्होंने बखूबी खेला हुआ है, और आज आपके सामने स्टार क्लब के अचीवर के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं, और आगे भी अपने लेवल को, अपने दायरे को बढ़ा कर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक, जब तक हम इनसे दोबारा मिलें, इस पॉडकास्ट की, इस पूरी वार्तालाप की जो मेन बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उन सभी लोगों को ये वीडियो साझा करिए जो अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में हैं, यानी कि वो अपनी दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।